स्वागत। आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करने जा रहे हैं जिससे हम सब घिरे हुए हैं, लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं। नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं और हम इनमें से मतलब काम की बातें निकालने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम तकनीकी शब्दों की लिस्ट बना दें, बल्कि ये समझना है कि हमारी डिजिटल दुनिया की बुनियाद क्या है, जानकारी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, बिल्कुल। और हाँ, इसे सुरक्षित रखना क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। देखते हैं कि डेटा का सफर कैसे तय होता है। जैसे आम नेटवर्क सेटअप, घर का वाईफाई हो या फिर वो विशाल इंटरनेट, ये सब काम कैसे करते हैं। और फिर जो ऑनलाइन खतरे हैं उनसे अपना बचाव कैसे करें। ये सब चीजें आप देखेंगी आपस में काफी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये तो है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। डेटा कम्युनिकेशन मतलब एक डिवाइस से दूसरे तक डेटा पहुंचाना। जी। तो एक सफल कम्युनिकेशन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? हमारे सोर्स बताते हैं कि डेटा सही जगह पहुंचे, डिलीवरी। हाँ, डिलीवरी। सटीक हो, एक्यूरेसी। हाँ। और समय पर पहुंचे, टाइमलीनेस। बिल्कुल। और एक और चीज है जिटर, मतलब पैकेट पहुंचने के टाइम में जो थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। अच्छा, हाँ। और इस कम्युनिकेशन के लिए हमेशा कुछ मूल तत्व होते हैं। एक भेजने वाला सेंडर, एक पाने वाला रिसीवर, वो रास्ता जिससे डेटा जाता है, ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे केबल या हवा। ठीक है। खुद वो जानकारी मतलब मैसेज, और शायद सबसे जरूरी नियम, जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल, नियम। जी। बिना नियमों के डिवाइस एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, चाहे जुड़े ही क्यों ना हो। ये ट्रैफिक नियमों की तरह है, सोचिए। उनके बिना तो सड़कों पर अराजकता फैल जाएगी। सही बात है। अच्छा, तो डेटा भेजने के लिए उसे सिग्नल में बदलना पड़ता है। यहाँ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की बात आती है। हाँ। इनमें व्यवहारिक रूप से क्या फर्क है? इसे ऐसे समझे, एनालॉग सिग्नल एक स्मूथ लगातार चलने वाली लहर जैसा है, जैसे हमारी आवाज। और डिजिटल सिग्नल वो सीढ़ियों जैसा है, अलग अलग स्टेप्स में, जैसे कंप्यूटर का डेटा 0 और 1। अच्छा। कंप्यूटर के लिए डिजिटल ज्यादा सटीक है, प्रोसेस करने में आसान, लेकिन लंबी दूरी तक भेजने के लिए अक्सर इसे एनालॉग तरंगों में बदला जाता है, जैसे पुरानी टेलीफोन लाइनों पर होता था। तो यहीं पे मॉडेम काम आता है। बिल्कुल सही। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये एक तरह का अनुवादक है। डिजिटल को एनालॉग में बदलता है भेजने के लिए, और फिर दूसरी तरफ एनालॉग को वापस डिजिटल में बदलता है समझने के लिए। ठीक है, समझ गई। चलिए अब नेटवर्क पर आते हैं। डिवाइस को बात करने के लिए नेटवर्क चाहिए, तो मौलिक रूप से नेटवर्क है क्या? बस चीजों को आपस में जोड़ना ताकि वे जानकारी या संसाधन साझा कर सके। हाँ, मूल रूप से यही है। दो या दो से ज्यादा नोड्स, मतलब कंप्यूटर या दूसरे डिवाइस जो जुड़े हुए हैं जानकारी या रिसोर्स शेयर करने के लिए। और सबसे जाने पहचाने नेटवर्क है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जी, लैन। जैसे हमारे घर या ऑफिस का नेटवर्क। बिल्कुल। एक सीमित दायरे में। बिल्कुल। और फिर बड़े पैमाने पर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये शहरों, देशों, यहाँ तक कि महाद्वीपों को जोड़ता है। और इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, इंटरनेट सबसे बड़ा वैन है। असल में ये अनगिनत छोटे छोटे नेटवर्कों, जिनमें लैन भी शामिल है, उनको जोड़कर ही बना है। और भी कई प्रकार हैं, जैसे मैन, पैन, कैन, सैन। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। जी, लेकिन मुख्य अंतर यही है, छोटा लोकल दायरा लैन बनाम बहुत बड़ा फैला हुआ दायरा वैन। और वीपीएन के बारे में क्या? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये आजकल काफी सुनने में आते हैं। हाँ, वीपीएन बहुत जरूरी चीज है आजकल, खासकर पब्लिक वाईफाई वगैरह पर सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। वीपीएन क्या करता है कि वो पब्लिक इंटरनेट, जो कि एक असुरक्षित जगह हो सकती है, उसके ऊपर एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड सुरंग या टनल बना देता है। अच्छा, तो इससे ऐसा लगता है जैसे आप सीधे किसी प्राइवेट सुरक्षित नेटवर्क से जुड़े हों, भले ही आप कहीं बाहर कॉफी शॉप में बैठे हों। रिमोट वर्कर्स के लिए या अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी बनाए रखने के लिए ये बहुत काम का है। ये तो बहुत उपयोगी है। अच्छा, तो ये डिवाइस नेटवर्क में जुड़ते कैसे हैं? इनकी व्यवस्था, इसे टोपोलॉजी कहते हैं ना? जी, टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क का लेआउट या डिजाइन। इसमें भी कई प्रकार है, बस, रिंग, स्टार, मैश। हाँ, कई हैं। सभी 6 को गिनाने के बजाय चलिए सबसे आम पर फोकस करते हैं। स्टार टोपोलॉजी, इसमें सब कुछ एक सेंट्रल पॉइंट से जुड़ता है। एकदम सही। जैसे घर के वाईफाई राउटर से सारे डिवाइस जुड़े होते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर घरों और छोटे दफ्तरों के लैन में यही स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसे बनाना और मैनेज करना आसान है।
लेकिन इसका एक नुकसान भी है शायद। हाँ बिल्कुल, अगर वो सेंट्रल डिवाइस जैसे आपका राउटर या स्विच खराब हो जाए तो सब बंद, तो उससे जुड़े सारे डिवाइस ऑफलाइन हो जाते हैं, पूरा नेटवर्क ठप। ये इसका एक रिस्क है। और मेश टोपोलॉजी सुनने में थोड़ी जटिल लगती है। हाँ, मैश थोड़ी जटिल है। इसमें हर डिवाइस या कम से कम कई डिवाइस एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। कई सारे रास्ते होते हैं डेटा जाने के लिए। तो ये ज्यादा भरोसेमंद हुई? बहुत ज्यादा भरोसेमंद। इसे इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी की तरह सोच सकते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो डेटा दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, रुकता नहीं है। लेकिन महंगी होगी। हाँ, इसे बनाना और मैनेज करना महंगा और जटिल है, खासकर बड़े पैमाने पर। तो यहाँ हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। आपको सरलता चाहिए या मजबूती और विश्वसनीयता, जरूरत के हिसाब से चुनना पड़ता है। ठीक है, अब ये डेटा इन नेटवर्कों से होकर गुजरता कैसे है? यहाँ OSI मॉडल का जिक्र आता है, 7 लेयर्स। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, 7 लेयर्स। देखिए, यहाँ सभी 7 लेयर्स को रटना उतना जरूरी नहीं है जितना इसके पीछे का आइडिया समझना। अच्छा। देखिए, डेटा भेजना एक जटिल प्रक्रिया है। OSI मॉडल ने क्या किया कि इस पूरी प्रक्रिया को 7 अलग-अलग मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड चरणों या लेयर में बांट दिया, जैसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन। हर लेयर का अपना एक खास काम है। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मानकीकरण आ गया। इसी वजह से अलग-अलग कंपनियों के बनाए डिवाइस, अलग-अलग सॉफ्टवेयर आपस में बात कर पाते हैं। वो इसी स्टैंडर्ड मॉडल को फॉलो करते हैं। ये वो छिपा हुआ जादू है जो इंटरनेट को चलाता है। अच्छा, क्या आप कुछ जरूरी लेयर्स का उदाहरण दे सकते हैं? जैसे डेटा को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? जरूर। जैसे नेटवर्क लेयर है, लेयर 3। ये एक तरह से नेटवर्क का पोस्ट ऑफिस सॉर्टिंग सेंटर है। ये एड्रेस देखती है, IP एड्रेस, और तय करती है कि डेटा पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। इसे रूटिंग कहते हैं। रूटिंग। फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 4। ये सुनिश्चित करती है कि मैसेज भरोसेमंद तरीके से पहुंचे, डेटा सही क्रम में पहुंचे, कोई हिस्सा गुम न हो जाए, जैसे डिलीवरी कंफर्मेशन लेना। ठीक है। और सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, लेयर 7। ये वो लेयर है जिससे हम यानी यूजर सीधे इंटरैक्ट करते हैं। हमारा वेब ब्राउजर, HTTP, ईमेल क्लाइंट, SMTP, फाइल ट्रांसफर, FTP, ये सब एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। समझ गई। तो ये लेयर्स मिलकर काम करती हैं। बिल्कुल, हर लेयर अपना काम करती है और डेटा को अगली लेयर को पास कर देती है। ये सब करने के लिए हार्डवेयर भी तो चाहिए। राउटर और स्विच का नाम बार बार आता है, ये बहुत जरूरी लगते हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। इनमें मुख्य फर्क क्या है? देखिए, राउटर को आप अलग-अलग नेटवर्कों के बीच का ट्रैफिक डायरेक्टर समझिए। जैसे आपके घर का नेटवर्क एक नेटवर्क है और इंटरनेट दूसरा। राउटर इन दोनों के बीच डेटा पैकेट को सही दिशा दिखाता है। IP एड्रेस का इस्तेमाल करके। जी हाँ, राउटर नेटवर्क लेयर 3 पर काम करता है और IP एड्रेस का इस्तेमाल करके तय करता है कि पैकेट को आगे किस नेटवर्क पर भेजना है, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। और स्विच? स्विच एक ही नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक संभालता है। जैसे आपके ऑफिस के लैन में कई कंप्यूटर हैं, तो स्विच उन्हें आपस में जोड़ता है। ये डेटा लिंक लेयर, लेयर 2 पर काम करता है। ये हब से बेहतर है ना? हाँ, पुराने जमाने के हब से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। हब क्या करता था कि जो भी डेटा आता था उसे अपने से जुड़े हर डिवाइस को भेज देता था। अरे। जी, लेकिन स्विच इंटेलिजेंट है। वो सीख लेता है कि कौन सा डिवाइस किस पोर्ट पर जुड़ा है। इसके लिए वो मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है और फिर डेटा को सिर्फ उसी पोर्ट पर भेजता है जहां उसे जाना है। इससे बेकार का ट्रैफिक कम होता है, नेटवर्क की स्पीड और कुशलता बढ़ती है। अच्छा, आपने IP एड्रेस और मैक एड्रेस का जिक्र किया। सरल शब्दों में इनमें क्या अंतर है? ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, IP एड्रेस को आप अपने घर के डाक पते की तरह सोचिए। ये बताता है कि आप नेटवर्क पर मोटे तौर पर कहाँ हैं, और ये बदल सकता है। अगर आप अपना लैपटॉप लेकर किसी दूसरे वाईफाई नेटवर्क से जुड़ते हैं तो आपको नया IP एड्रेस मिल सकता है। ये लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस। और मैक एड्रेस, वो आपके डिवाइस के नेटवर्क कार्ड NIC पर छपा हुआ एक यूनिक सीरियल नंबर जैसा है। ये हार्डवेयर से जुड़ा होता है और स्थायी होता है, बदलता नहीं। इसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। तो ये कभी नहीं बदलता? आमतौर पर नहीं। इसे मैन्युफैक्चरर सेट करता है। इसका इस्तेमाल एक ही लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइस को पहचानने और डेटा भेजने के लिए होता है। स्विच मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है। तो डेटा को सही जगह पहुंचाने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल।
आईपी एड्रेस से पता चलता है कि किस नेटवर्क तक जाना है, और फिर उस नेटवर्क के अंदर मैक एड्रेस से पता चलता है कि किस खास डिवाइस तक जाना है। दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब ये तस्वीर थोड़ी साफ हुई। हमने नेटवर्क बना लिया, डिवाइस जोड़ लिए, डेटा भेजना भी समझ लिया। अब सबसे जरूरी हिस्सा, इसे सुरक्षित कैसे रखें? साइबर सुरक्षा। जी, बहुत महत्वपूर्ण। इसके खतरे तो हर तरफ है। शुरुआत करते हैं मैलवेयर से। इतने सारे नाम हैं, वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, ये सब क्या है? इनका मुख्य खतरा क्या है? देखिए, मैलवेयर का सीधा मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर। अब इसके कई रूप हैं, जैसे आपने नाम लिए वायरस, वर्म, ट्रोजन। हाँ, लिस्ट लंबी है। रैंसमवेयर, कीलॉगर। जी, सभी 9 या 10 प्रकारों को अलग अलग याद रखने के बजाय इन्हें इनके काम करने के तरीके के हिसाब से समूहों में देखना ज्यादा मददगार हो सकता है। अच्छा, कैसे? जैसे कुछ मैलवेयर सक्रिय रूप से फैलते हैं। वायरस खुद को दूसरी फाइलों या प्रोग्राम से जोड़ लेता है, और जब वो फाइल चलती है तो वायरस भी एक्टिव हो जाता है। वर्म इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है फैलने के मामले में। वो खुद को कॉपी करता है और नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फैलता जाता है, अक्सर बिना किसी इंसानी मदद के। ये नेटवर्क को जैम कर सकता है। तो ये किसी डिजिटल बीमारी की तरह फैलते हैं? बिल्कुल सही कहा, डिजिटल महामारी की तरह। फिर कुछ धोखेबाज होते हैं। धोखेबाज? हाँ, जैसे ट्रोजन हॉर्स, नाम ग्रीक कहानी से आया है। ये देखने में कोई काम का सॉफ्टवेयर या फाइल लगता है, लेकिन असल में इसके अंदर छुपा हुआ नुकसानदेह कोड होता है। आप उसे चलाते हैं और वो पीछे से गड़बड़ शुरू कर देता है। अरे बाप रे! स्पाईवेयर चुपके से आपकी जानकारी चुराता है, आपकी ब्राउजिंग आदतें, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर। और वो जो सिस्टम को लॉक कर देते हैं, रैंसमवेयर, इसका नाम आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, रैंसमवेयर ये एक तरह से डिजिटल फिरौती मांगने वाला है। ये आपकी जरूरी फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है, मतलब लॉक कर देता है। तो आप उन्हें खोल नहीं सकते? नहीं। और फिर ये आपसे पैसे यानी फिरौती मांगते हैं उन फाइलों को वापस अनलॉक करने के लिए। ये व्यक्तियों और खासकर कंपनियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। तो देखिए, कुछ फैलते हैं, कुछ धोखा देते हैं, कुछ जासूसी करते हैं, कुछ फिरौती मांगते हैं। इन समूहों को समझने से खतरे की तस्वीर ज्यादा साफ होती है। हाँ, ये तरीका बेहतर है समझने का। मैलवेयर के अलावा सीधे हैकिंग के हमले भी तो होते हैं। जी बिल्कुल। हैकिंग मतलब अनधिकृत पहुंच। सही। किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना इजाजत के घुसना। अब इसके पीछे इरादे अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, सोर्स में व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट हैकर्स का जिक्र था। जी, व्हाइट हैट एथिकल हैकर्स होते हैं। वो कंपनियां उन्हें खुद हायर करती हैं ताकि वो सिस्टम की कमजोरियां ढूंढकर उन्हें ठीक करने में मदद करें। अच्छा। ब्लैक हैट वो हैं जिनके इरादे गलत होते हैं, चोरी करना, नुकसान पहुंचाना। ग्रे हैट बीच वाले हैं, वो शायद बिना इजाजत घुसें लेकिन नुकसान ना पहुंचाए या फिर कमजोरी को पब्लिक कर दें। और स्क्रिप्ट किडीज भी होते हैं जो दूसरों के बनाए टूल इस्तेमाल करके हैकिंग की कोशिश करते हैं बिना ज्यादा समझे। और हैकिंग के तरीकों में फिशिंग का जिक्र बार बार आता है। ये असल में है क्या? फिशिंग मूल रूप से ये ऑनलाइन धोखाधड़ी है। इसमें हमलावर नकली ईमेल, मैसेज या वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जो दिखने में असली लगती है, जैसे बैंक का ईमेल। हाँ, या किसी जानी मानी कंपनी का। और वो आपको फंसाने की कोशिश करता है ताकि आप अनजाने में अपनी संवेदनशील जानकारी दे दें, जैसे आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल। तो ये तकनीक से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। काफी हद तक ये आपकी लापरवाही, भरोसे या डर का फायदा उठाता है। ये बहुत आम है और दुख की बात है कि अक्सर कामयाब भी हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और स्पूफिंग, किसी और का रूप धारण करना? सही कहा, स्पूफिंग मतलब नाटक करना। हमलावर ऐसा दिखा सकता है कि वो कोई और है, जैसे वो अपना आईपी एड्रेस बदल सकता है, आईपी स्पूफिंग, ताकि लगे कि ट्रैफिक कहीं और से आ रहा है। या वो एक नकली ईमेल भेज सकता है जो लगे कि आपके बॉस ने भेजा है, ईमेल स्पूफिंग। या पूरी की पूरी नकली वेबसाइट बना सकता है जो असली जैसी दिखे। ये तो बहुत खतरनाक है। जी हाँ, इसका मकसद या तो आपका भरोसा जीतना होता है या फिर सुरक्षा के जो उपाय हैं उन्हें धोखा देना होता है। स्निफिंग और स्नूपिंग भी है, नेटवर्क पर डेटा को चुपके से देखना या कैप्चर करना। तो इन सब खतरों से बचाव कैसे करें? फायरवॉल का जिक्र हमेशा पहली रक्षा पंक्ति के तौर पे होता है। हाँ, फायरवॉल बहुत जरूरी है। इसे आप अपने नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार समझ सकती हैं। अच्छा। रुकना है, ये अनाधिकृत पहुंच को रोकने में मदद करता है। तो ये हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी? जी हाँ,
दोनों तरह के होते हैं। लगभग हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आजकल बेसिक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है और कंपनियों में बड़े समर्पित हार्डवेयर फायरवॉल भी होते हैं। ये जरूरी है, पर ये अकेला काफी नहीं है। ये हर चीज का इलाज नहीं है। और पहचान सत्यापित करना, ऑथेंटिकेशन। हाँ, ये सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण। ये वो प्रक्रिया है जिससे ये साबित होता है कि आप वही हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। जैसे पासवर्ड डालना। हाँ, पासवर्ड सबसे आम तरीका है, लेकिन पासवर्ड कमजोर हो सकते हैं या चोरी हो सकते हैं। इसलिए अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA पर जोर दिया जाता है। मतलब पासवर्ड के साथ कुछ और भी, जैसे आपके फोन पर आने वाला कोड या फिंगरप्रिंट। वो ज्यादा सुरक्षित है। जी। और ऑथेंटिकेशन के बाद आता है ऑथराइजेशन यानी प्राधिकरण। वो क्या है? ऑथराइजेशन ये तय करता है कि एक बार जब आपकी पहचान साबित हो गई, ऑथेंटिकेट हो गए, तो आपको क्या-क्या करने की इजाजत है। जैसे आप फाइलें देख सकते हैं लेकिन उन्हें डिलीट नहीं कर सकते। ये सुनिश्चित करता है कि लोग सिर्फ वही काम कर सकें जिसके लिए वे अधिकृत हैं। तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना, MFA इनेबल करना, सॉफ्टवेयर अपडेट रखना, संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक ना करना, ये कुछ व्यवहारिक कदम हैं जो हम सब अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। तो ये वाकई एक दिलचस्प यात्रा थी, इस डिजिटल हाईवे और उनकी सुरक्षा चौकियों से होकर। हमने समझा कि डेटा कैसे सफर करता है, कैसे अलग-अलग तरह के नेटवर्क छोटे लैन से लेकर विशाल वैन यानी इंटरनेट तक काम करते हैं, और कौन से मुख्य डिवाइस जैसे राउटर और स्विच इन्हें संभव बनाते हैं। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने उन खतरों पर भी नजर डाली जो इस सफर में आ सकते हैं। खुद ब खुद फैलने वाले वर्म जैसे मैलवेयर से लेकर धोखेबाज फिशिंग हमलों तक। और उनसे बचाव के कुछ बुनियादी तरीकों को भी समझा, जैसे फायरवॉल और ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा से मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी? पहली, कि नेटवर्किंग कुछ स्थापित नियमों यानी प्रोटोकॉल और संरचना यानी टोपोलॉजी पर टिकी है। ये सब यूं ही नहीं होता। सही कहा। दूसरी, सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाद में जोड़ दिया जाए। इसे शुरू से ही डिजाइन का हिस्सा होना चाहिए। बहुत जरूरी बात है ये। तीसरी, साइबर खतरे बहुत विविध हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं। हमें जागरूक रहना होगा। जी हाँ, हमेशा सीखते रहना होगा। और चौथी, बुनियादी सुरक्षा उपाय जैसे फायरवॉल का इस्तेमाल, मजबूत पासवर्ड बनाना, MFA का उपयोग और सबसे बढ़कर थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता, ये वास्तव में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। और ये सोचना भी जरूरी है कि ये पूरा परिदृश्य कितनी तेजी से बदल रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सोचिए, जिसका जिक्र हमारे सोर्स में भी था। मतलब इंटरनेट पर मौजूद सर्वरों पर डेटा स्टोर करना और एप्लीकेशन चलाना। हाँ, आजकल सब कुछ क्लाउड पर जा रहा है। जी। ये हमें बहुत लचीलापन और सुविधा तो देता है, लेकिन ये हमारे डेटा की लोकेशन और उसकी सुरक्षा की तस्वीर को भी बदल देता है। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी कुछ हद तक क्लाउड प्रोवाइडर की भी हो जाती है। ये नेटवर्किंग और सुरक्षा के लिए नए अवसर भी लाता है और नई चुनौतियां भी। एकदम सही कहा। और हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ने के लिए, जैसे जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT बढ़ रहा है। हाँ, IoT। अब हमारी रोजमर्रा की चीजें, फ्रिज, कार, घड़ियां, लाइटें, सब ऑनलाइन जुड़ रही हैं। तो डिवाइसों का ये जो विस्फोट हो रहा है, ये हमारे नेटवर्क की जटिलता को कैसे बढ़ाएगा, और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारी सामूहिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा। जब हर चीज जुड़ी होगी तो एक कमजोर कड़ी पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है ना? ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। इस पर सोचना और तैयारी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज इस जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। मुझे भी चर्चा करके अच्छा लगा। धन्यवाद।